चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, राइट। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ मैंने आपको बताई थी। जिनको बाकी लोगों को जिनको आगे बैठना, आप बैठ सकते हो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी एक बात को समझिए कि ये क्वेश्चन दिया था आपको K4FeF6 दिया था, कहा था खुद से सॉल्व करिएगा, किया कि नहीं किया? अभी से लापरवाही, हाँ बोलिए। किया है कि नहीं किया है? किसी ने ट्राई किया? हालांकि मैंने क्लास में ही सॉल्व करा दिया था। क्या किसी ने ब्रीफली उसको घर पे जा करके सॉल्व किया? नहीं किया, नहीं किया ना? क्या मतलब है फिर उसका? जो मैंने पढ़ाया उसको घर पे जाके देखा था किसी ने? नोट्स नहीं खोली ना? तो अभी से ये सारी चीज़ें आप समझिए कि बहुत नुकसान करेंगी आपके एग्ज़ाम में। अभी से एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बात लिखी है कि कार्बोनिल, साइनाइड और नाइट्रेट आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके बराबर होती है? इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। नोट करिए, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रेट, ये तो आपको पता ही है। ओह सॉरी, ठीक है, आज जो है दबाव ज़्यादा है। तो लिखिए, लिखिए कार्बोनिल, साइनाइड और नाइट्रेट ये कैसे लिगेंड होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके बराबर है? इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, लास्ट क्लास में देखा था ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। कैसी होती है ज्योमेट्री? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, तो दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो ज्योमेट्री हो सकती है sp3 और दूसरी ज्योमेट्री हो सकती है dsp2। बताया था ना, ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना था, याद है या ना? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, सिखाया है ना? ये वाला किया है कि नहीं? बात हुई थी कि नहीं? dsp2 कब बनेगा, sp3 कब बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सिखाया है। अभी आप जब करोगे तो दिखेगा sp3 और dsp2। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितने बनते हैं? 6। और कितनी बॉन्ड एंगल होती है? तो कहेंगे सर 109 डिग्री 28 मिनट। 281 नहीं है, 28 मिनट है, ठीक है। और जो यहाँ पर dsp2 की हाइब्रिडेशन कैसी बनती है? तो कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है सबके बीच में? 90 डिग्री का। देखो इस तरीके का, तो ये और ये, इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है ना? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? सबने नोट कर लिया? सबको आ रहा है? डन। चलिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो तरीके की हाइब्रिडेशन हो सकती है, sp3d2 या d2sp3। दोनों ही सिचुएशन में ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। कुछ आपको, मुझे लग रहा है आपको याद आ गया होगा। इस तरीके का एक ऊपर था और एक नीचे था, याद है? तो हम लोगों ने एक ऐसे बनाया था, हाँ, और एक ऐसे, याद आ गया? कल दिखाया था मैंने आप लोगों को। देखो एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट लिखा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वैसे तो मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए, सच तो ये है, लेकिन आपको खुद ही आता है। अभी मैंने आपको फील्ड लिगेंड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको वैसे ही बता दिया था ये लोग स्ट्रांग है। देखो जरा उसमें कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रेट और अमोनिया स्ट्रांग में है कि नहीं है? स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लिगेंड पढ़ाया था।
तो एक फ्लो चार्ट बनाया था डिक्रीजिंग ऑर्डर, बनवाया है कि नहीं बनवाया है? उसमें देखो जरा कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रेट, अमोनिया है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? इनर। ये वो है ना बुआ, क्या कर रही थी अंदर, मतलब कहीं तुम उनके कमरे में चले जाओ, हम यहाँ सोएंगे, ये वाली बात आ गई। तो याद समझिए, अब जनरली समझिए, जनरली समझिए, ये मैं इसलिए ये चीज़ें क्यों लिखवा रहा हूँ, इसका पीछे का कारण समझिए। ये अगर आपको पता होगा तो वैसे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बोर्ड्स के लेवल पे तो जो पीछे तरीका बताया था उसी से क्वेश्चन लग जाएगा। ये नीट और जेई में क्या होगा कि आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना होगा। ये क्वेश्चन 60 सेकंड या 50 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे, उसको आप 30 सेकंड में भी कर सकते हैं। इसीलिए खाली ये लिखवा दिया है कि अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वहाँ पे अगर कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रेट, अमोनिया जैसे लीगेंड लगेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, DsP2। हालांकि निकिल, अगर यही एक्सेप्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पर कि अगर अमोनिया निकिल के साथ लगा है तो निकिल की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 नहीं होगी, इसीलिए इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। तो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। एक बार लिखो और बार बार क्या करो, ऐसे ऐसे कर लोगे तो एक ही जैसा हो जाएगा। हो गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़े। चलो अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, SP। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, SP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो SP3 हो सकता है या DsP2 हो सकता है। अगर 5 है तो SP3D हो सकता है, DsP3 हो सकता है। अगर 6 है तो SP3D2 हो सकता है या D2sp3 हो सकता है। अच्छा, जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें D पहले आएगा, क्या है पहले आएगा, जिस किसी हाइब्रिडाइजेशन में D पहले आएगा, इसका मतलब वहां पर किसका प्रकोप है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का प्रकोप है। ठीक है, आना चाहिए, तरीका है। हो गया, लिखो आराम से। एक ही कॉपी में लिख रहे हो ना, कि कॉपी तो नहीं यहाँ अलग फिर घर जाकर फिर लिख रहे हैं। हाँ, पहले नोट्स, फिर उसको सुपर नोट बनाएंगे, फिर उसको प्रिंट करके बेचेंगे। हाँ, यहाँ पे आसपास में कुछ स्कूल है, जिन स्कूल में जो है कुछ कुछ चैप्टर के पूरा पूरा PPT वो लोग प्रिंट करा के रखते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए, ये सब लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आता है ना, सिखा दिया था ना। चलिए, आज का टॉपिक बहुत, ये देखो, ये सब ज्योमेट्री तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, इसमें टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कॉपर NH3 का होल 4+2, निकिल Cl4 2-, निकिल Cn4 2-, ठीक है, निकिल कार्बोनिल +2 4। अब मेरी बात को समझो, सबसे पहले यहाँ पर निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, कैसे पता करोगे हाइब्रिडाइजेशन? तो एक फॉर्मूला लिखवाया था, हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये तो पता आपको, अब जैसे अगर यहाँ पर देखें तो अमोनिया कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। याद है कुछ, किसको नहीं याद, तुमको नहीं आ रहा तो काहे मुंह बना के बैठे हो, आगे आओ तो सिखाए। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, डरे सहमे बैठे हैं कि हम, देखो अमोनिया, ये है अमोनिया, और इसके पास एक लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, तो ये कितना बॉन्ड
बना सकता है कोऑर्डिनेट एक, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई और कितना है ये, तो इसकी लिगेंसी कितनी हो गई, तो कितना आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू लिगेंसी, यही तो होता है, 4 आ गया। अच्छा जरा ये देखो पिछली क्लास में अभी नोट्स में तुमने लिखा है, जरा ये देखो कोई भी चीज़ का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है, कोई भी चीज़ का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3 होगी या तो dsp2 होगी। हो गया। अब चलो आते हैं अपने काम पे। तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल है, क्या dsp2 या तो sp3 पॉसिबल है या dsp2 पॉसिबल है, ये दो बात हो गई। अच्छा मुझे बताओ जरा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, पक्का, गुड। तो कोई भी फील्ड लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, अब जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, बहुत अच्छी बात है, अबे सब तो आता है तुझे, फिर क्यों डर रहा है। अगर कॉपर का 29 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, आर्गन कॉमा 3d10 4s1, यही होगा। इसमें एक्सेप्शन होता था ना, ये तो बचपन से पढ़ा, क्रोमियम कॉपर पढ़ा है ना। चलो अब यहाँ पर अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज, तो कहीं जीरो, कितना जीरो होता है ना, न्यूट्रल होता है ना, तो इसका मतलब ये जो दोनों +2 चार्ज है वो किसके ऊपर आया, कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कॉपर +2 में है तो पहले 4s जीरो हो जाएगा और 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी तो एक एक निकालोगे, तभी तो 2 निकला, 3d9 हो गया, 3d9 हो गया और 4s जीरो, अगर 4s जीरो तो 4p भी जीरो होगा। चलो अब यहाँ तक की बात आपको आ गई, अब यहाँ से देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मुझे कॉपर बनाना होगा तो मैं ये लिखूंगा 3d9 4s जीरो और 4p जीरो, ये लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3d9 का क्या मतलब है, एक डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5, अरे सब तो आ रहा, फिर क्यों तुम लोग कहते हो, ऐसा ना हो तुम ही लोग पढ़ाने लगो, ठीक है। अब इसमें 9 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भर दिया। अब यहाँ पर 4s में जीरो है और 4p में भी। अब मेरी बात को समझो, 3d10 4s1 जनरली क्या होगा 3d8, ठीक है एकदम सही है। अब मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन खेल खेल रहा है, यहाँ पर नॉर्मल खेल है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये अकेला है और जाएगा किस कमरे में, सब तो भरे हैं, सब तो भरे हैं, तो यहाँ खेल होगा, या तो ये उठ के कहाँ चले जाएं, यहाँ कहाँ चले जाएं, बाहर निकलो, तो ये यहाँ पर आएगा क्या लगेगा, अमोनिया, यहाँ आएगा अमोनिया, यहाँ आएगा अमोनिया, और तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2, समझ में आया, आया कि नहीं आया, करो। अच्छा चलो अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, अगला है NiCl4, क्या है, हाँ ये करके दिखाओ, NiCl4 क्या होगा बताओ, ये तो मुझे sp3, अरे क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है यार, कैसे कह सकते हैं आप लोग। अच्छा इसके ऊपर देखो, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, एक क्लोरीन पर, ये वाला करके दिखाऊं क्या, ये कौन है यार मैसेज कर रहा, ये वाला करके दिखाओ, NiCl4 2-, इसका मतलब यहाँ के ऊपर नेट चार्ज क्या है, -2, निकिल का तुमको पता नहीं, और कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर, जरा देखो निकिल के ऊपर कितना आ रहा है, -2 और +4, कितना आया, अच्छा जरा देखो निकिल के ऊपर आ गया +2 और लगा है क्लोरीन, हम आप और पानी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, मैं क्या हूँ, हेलोजन, आप क्या हैं, सब पानी क्या है, वीक, यहाँ हेलोजन है कि नहीं। अच्छा चलो निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना, 28, कितना, जरा मैं यहीं पे निकिल बना दूं, हाँ, और यहाँ 28 लिख दूं, यहाँ पे 3d8 लिख दूं, 3d8 लिख दूं,
और 4s2 होगा। 2 निकल जाएगा तो किससे निकलेगा? ज़्यादा तेज हो गया? हाँ चलो सिखा दे रहा। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3d8 और 4s 0 होगा ना, तो इसके बाद 4p भी तो 0 होगा, यही तो होगा। अब देखो 3d8 बना के दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और अच्छा जरा बताना ये, और ये हो गया 4s 0 और ये क्या है 4p 0, यही यहाँ तक तो आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी को नहीं आ रहा हो तो आप तुरंत बताइएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन के पास इतनी ताकत है क्या इनको निकाल के यहाँ कहे तुम यहाँ से उठ के यहाँ चले जाओ? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो क्लोरीन आएगा वो कहाँ लगेगा? यहाँ, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा क्लोरीन यहाँ और चौथा क्लोरीन, 4 ही तो हैं। अच्छा एक क्लोरीन के ऊपर ये 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, पता है कि नहीं? कैसे? इसकी डेंसिटी कितनी 1 और इसकी लेगेंसी 4, तो कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। किसी चीज़ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन कौन सी हाइब्रिडेशन हो सकती है? sp3 या dsp2। तो यहाँ पर कौन सी होगी ये? अच्छा कौन सी हाइब्रिडेशन होगी ये कौन डिसाइड करेगा? फील्ड लिगेंड। फील्ड लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो कौन सी होगी? dsp2, और अगर वीक है तो आ तो रहा है, सॉल्व कर लिया, क्या आंसर होगा? sp3। अच्छा 2-3 सवाल और, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? n की वैल्यू क्या हो गई? 2। फिर से एक और सवाल, इसके ये पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। तीसरा सवाल, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चौथा सवाल, हाई स्पिन की लो स्पिन? हाई स्पिन। अबे सब तो आता है, नोट कर लो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम ही लोग पढ़ाने लगो फिर मेरा क्या होगा? नौकरी खतरे में। चलिए 2 और बता दो। अच्छा ये पहला वाला आया था कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। इसमें आया था आंसर dsp2, याद आया था? अच्छा आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल? इनर। और क्या क्या बता सकते थे? लो स्पिन होगा, और क्या बता सकते थे? पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बता सकते थे। तो क्या था? डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि डी सबसेट में तो कोई है ही नहीं, सब पेयर्ड है। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा आंसर बता रहे हैं आप लोग। चलो ये वाला, इसमें से 3 बच्चे तीनों क्वेश्चन पकड़ लो। अनाहिता तुम बताना सबसे लास्ट, ये बताएगी अनाहिता। आप लोगों को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये बताएगा कौन? बेटा तुम्हारा नाम क्या है सबसे आखिरी में? सत्यम। और ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? हाथ उठा लो बहुत से। क्या नाम है? सोनू? सोनू, देखा? चलो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आंसर बताइए। dsp2 सोनू का आंसर है। dsp2 एकदम सही आंसर है। हाँ सही बताया, क्योंकि देखो इसने चालाकी की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पकड़ लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 दिख ही गया, पैरा या तो आउटर या तो मतलब sp3 या तो dsp, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा? dsp2। अब सोनू मैं तुमको बेवकूफ़ बनाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि निकेल का में इसमें कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन होंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ इसका। डर गए? अरे मेरे बच्चे Ni+2 इसके पहले ही किया था तुमने, तो वहां पे 2 अनपेयर्ड थे, तो ये भी 2 ही तो होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल जब आया करे तो सब बताया करो। इनर ऑर्बिटल हाई स्पिन लो स्पिन? लो स्पिन। क्या बात है? हाँ कौन सा किया है? ये वाला किया हो ना तुम सत्यम? हाँ बताओ हाइब्रिडेशन बोलो। ये अब जा करके तुमने जो है दिल की बात रखी है। अब देखो मजा आएगा। कौन सा बताते हैं? पहला दूसरा तीसरा? नहीं पहला दूसरा तीसरा में कौन सा? तीसरा बता दें। चलो अच्छा तुमसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तुम ही बताओगे। निकिल का एटॉमिक नंबर 28। कितना?
तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा आर्गन कॉमा 3d8 कॉमा 4s2 होगा। अब चलो, अब पहले निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक साइनाइड पे कितना निगेटिव चार्ज? एक निगेटिव चार्ज है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो निकेल प्लस 4 इंटू -1। अच्छा ये रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? ऑन है। नहीं तुम ही लोग ब्लैकमेल करोगे बाद में, सावंत देख लूंगा तुमको। तुमने लेक्चर नहीं अपलोड किया, मैं तुम्हारी सैलरी खा जाऊंगी। हाँ ये होता है। अभी मेरी सैलरी रुकने की धमकी आ चुकी है कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते ना पैसा कमाया जिस हाथ से उसी हाथ से खर्चा किया, मैंने नोट पे कभी रबड़ नहीं बांधा। इसकी चलो ये देखो -2, एक 4 लग रहा है लेकिन -2। ठीक है, अब मेरे बच्चे बता दो जरा, निकिल के ऊपर कितना चार्ज? निकिल के ऊपर कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। चलो इसका मतलब निकिल को +2 में ले आओ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले बाहर की शेल से निकलेगा, तो आर्गन 3d8 4s0 4p0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और करते हैं। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। चलो सत्यम, राइट। और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, साइनाइड कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की वीक? ऐसे बता रहे हो कि मन पक्का आता है? कहाँ लिखा है था? लिखा है। चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। आउटर, अच्छा ये पेयरिंग कराएगा कि वो कराएगा, मतलब ये क्या करेगा? तो यहाँ पर देखते हैं, पहले निकिल 3d8 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सौम्या तुमको आ रहा है? देखो तुमने क्लास छोड़ी लेकिन फिर भी तुमको आ गया। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ रिवाइज हो रहा है। ये 3d8 दिख गया, यही तो है। अरे देखो 5 6 7 और 8, ये 2 अनपेयर्ड है ना। इसके बाद 4s0 और 4p0, मतलब ये 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे बताना कि जो साइनाइड है वो इस वाले को यहाँ पर भेज देगा, हाँ या ना सत्यम? चलो जैसे ही ये वहां से वहां चला गया वैसे ही क्या होगा, एक खाली हो गया। अब यहाँ पर एक साइनाइड आके लगेगा, यहाँ पे दूसरा साइनाइड आके लगेगा, तीसरा साइनाइड आके लगेगा, चौथा साइनाइड आके लगेगा। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एक डी, एक एस, 2 पी हो गया। अच्छा बताना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कहाँ है? चला है ना। एन की वैल्यू क्या हो गई? तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? आंसर आ गया, समझ में आया? ज्योमेट्री बता दो इसी बात पे, स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर। चलो ये कौन बता रहा था? सोनू तुम बता रहे थे। अनायता बेटा तुम्हारा हो गया, आपको समझ आया? अरे नोट आप करो जहाँ फंसो। अनायता आप ये वाला बताइए, लास्ट वाला हाइब्रिडेशन क्या कर लेते नोट? अब रिकॉर्डिंग से नोट करना। अरे अभी तुझसे पूछता हूँ, चल तू ही बताइए क्वेश्चन। खड़े होके बताएगा तू, खड़े हो जाओ, खड़े, जल्दी बताओ जल्दी। अरे इसका बताया कोई? SP, चलो ठीक है, चलो DSP2 बताए। इसका आंसर आया था ना DSP2, इसका यही आया था ना, इसका भी DSP2 आया था। कौन सा बोल रहा है? अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड की क्या कहते हैं, चार्ज न्यूट्रल। क्या? तो इसका मतलब निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा? इसका मतलब यहाँ से देखो भैया, जिसको नोट करना तेज नोट करते रहिएगा। तो ये क्या हो गया? आर्गन कॉमा 3d8 कॉमा 4s2। अब यहाँ पर देखिए सर, तो देखिएगा ये हो गया आपका 3d8 और ये हो गया 4s और ये हो गया 4p।
3D4S 4P। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 4S में 2, कितने 2 और ये 0। अब देखो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मान लो ये वाला यहाँ आ जाए, कौन सा वाला, ये वाला उठ के यहाँ चला है, ये वाला उठ के यहाँ चला है, तो ये D होगा और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो पहले से यहाँ साइनाइड यहाँ पे कार्बोनिल आके लगेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर 3 लेना होगा। तो क्या DP3 कभी पढ़ाया मैंने, हाँ नहीं। तो क्या होता है ऐसा होगा। इनको चिंटू बोलेंगे तुम यहाँ जाओ, मिंटू बोलेंगे तुम, तो हुआ क्या, तो ये ऐसा हुआ। मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स सारी कहानी सही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना आ गया कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आया वो उन्होंने, तो कहेंगे S से। कौन सी सबशेल से, S वाली से। इसका मतलब क्या खाली हो गया, 4S। और तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक कार्बोनिल यहाँ, एक कार्बोनिल यहाँ, एक कार्बोनिल यहाँ और एक कार्बोनिल क्या हो गया, तो ऐसे करके काटिए और यहाँ लिखिए sp3। नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो इसका भी लिख लो। इसका आंसर आएगा DsP2। आगे बढ़े नहीं तो कोर्स ही नहीं खत्म होगा तुम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने, नोट कर लिया। अब ये यहाँ पर जो है हो गया नोट। प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +3। डन, चलें आगे बढ़े। लिखिए यहाँ पर, देखिए अगर प्लेटिनम, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम +4 में और बाकी के देखो कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, दैट इज आयरन देखो +2, आयरन +2 में क्या कहते हैं, फेरस। और आयरन +3 में क्या कहते हैं, फेरिक। कॉपर +2 में क्या कहलाएगा, क्यूपरिक। और कॉपर +1 में क्या कहलाएगा, क्यूपरस। तो एक बात समझो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक यूज होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस यूज होता है। लिख लो जिसको नहीं पता था, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। नीट में क्वेश्चन आ जाता है फेरस, नीट में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। बायो में कहते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कई बार पूछा। +2 +3 क्या है, 0। आंसर क्या है, +2। कौन सी कंडीशन, फेरस। नोट करो। देखो अगर ये वाले लिगेंड्स लगे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। अगर ये नहीं लगे होंगे तो क्या होगा, sp3D2। अच्छा एक बात समझ लो, आयरन के साथ अगर अमोनिया लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आयरन के साथ अमोनिया लग जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3D2। बात समझ आ रही है, इसको ये इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये अमोनिया के लिए वैल्यूड नहीं है। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ले करके यहाँ तक के कॉम्बिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, D2sp3। एक और बात आपको ये मैं बताना चाहूँगा इसी मंच से कि अगर आप ये चीज़ें नहीं भी लिखते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये वो अंतर है कि जिसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड बचाना है एग्जाम में, ये बातें सिर्फ वो लिखे जिसको लगता है कि वो 1 मिनट में सॉल्व कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सॉल्व कर सकता है पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो मतलब रोज़ 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 40 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो कई बार उनकी नज़र से वो क्वेश्चन गुजर रहा है, तो वो जस्ट प्लेटिनम को का ऑक्सीडेशन स्टेट, फील्ड, लिगेंड देख करके ही क्वेश्चन लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। जो पहली बार लगाएगा तो वो तो पुराने मेथड से ही लगाएगा। ये जो उनके लिए जो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं या एग्ज़ाम के लिए एकदम लेकर के कि मेरा एग्ज़ाम में
टाइम बहुत बचाना है ताकि वो बचा हुआ टाइम मैं किसी और क्वेश्चन को दूं, ये उस लिए है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर K4FeCN6 में आयरन +2 कंडीशन में है, ये यही चीज़ दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर देखो K3FeCN6 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर कोबाल्ट को देखोगे तो क्या आएगा, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, दिख रहा है, ठीक है। नाइट्रेट कैसा है, तो कहेंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो F6 -6 +3, तो इसके ऊपर आएगा कितना, +3 चार्ज। तुम अगर कैलकुलेट कर पाए तो ऐसे ही हो गया, कोबाल्ट प्लस -6 इज इक्वल टू +3, यही ना, अरे -3, तो ये -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो -3 + 6 इज इक्वल टू +3 होगा कि नहीं होगा। मतलब तुम अगर उस एक को पकड़ लोगे तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ऑक्सलेटो, एक ऑक्स पे कितना चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर 3 माइनस करो वरना सॉल्व ही नहीं होगा। -6 आएगा, +6 आएगा, कोबाल्ट +6 में हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो नोट करिए, आ रहा है, कर लेंगे ना। देखो मुझे तो यहाँ से ही दिख रहा है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरे में भी साइनाइड है, तीसरे में नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट है तो भैया यहाँ पर भी वही होगा, स्ट्रॉन्ग है। फ्लोरीन जो है वीक है, देखो sp3 लिखा भी तो है, sp3d2। अब कितने फ्लोरीन है, 6, तो 6 फ्लोरीन के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए होगा, एक s 3 p, कितना हो गया, 4, और तो अभी तुमको 2 और चाहिए, तो d2 आया। जब भी ये बता रहे हो तो इसमें भी कुछ ना आए तो पूछ लिया करो, ठीक, आवक नहीं आवक, ठीक है। अच्छा ये ऑक्सिलेट वाला बोलो, ये वाला करके भैया, सब तो मैंने सिखा दिया, ये वाला बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या बोला एक बच्चे ने बोला, क्या sp3d2, क्योंकि बोला आप सही रहे, क्योंकि एक ऑक्सिलेट का कितना कितना डेंसिटी, 2। अरे फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेगेंसी, यही होता है ना। तो ऑक्सिलेट जैसे CO- यही है ना, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2, इसको क्या कहेंगे, बाई डेंटेड, क्या कहेंगे, तो इसकी डेंसिटी 2, और ये कितने लगे हैं, 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन 6 होनी चाहिए। तो या तो D2sp3 लिखो या तो sp3d2। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा। तो हम, आप और पानी क्या है, तो आप क्या है, तो स्ट्रॉन्ग की वीक पेयरिंग करा पाएंगे, नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए भैया, डी यूज नहीं होगा पहले, तो जाहिर सी बात है एस पहले यूज होगा, तो आंसर होगा sp3d2। हाँ लिखो, लिख लिए, अब ऐसे काट दो, क्या करो, काट दो, और यहाँ लिखो D2sp3, भैया एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ बाकी दुनिया इधर जाएगी तो ये लोग इधर, तो सिर्फ इसी में, बाकी जगह सही है, बाकी जगह निकिल उकिल लगा होता, क्रोमियम विमियम लगा होता तो सही रहता, वही आंसर होता है sp3d2, सिर्फ इस वाले में ऐसा रहेगा, ठीक है, आया। चलो आगे बढ़ जाएं। देखो तुम लोगों को बताने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखो अगर अगर
डी सबसेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, क्या रहा, डी सबसेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, तो वो स्पेसीज कलर्ड होगी। क्या होगी, कलर्ड। तो कलर्ड कैसे पता चलेगा, एंड कलर्ड होने के लिए क्या जरूरी है, या क्या मैं दूसरे शब्द में पैरामैग्नेटिक बोल दूं क्या, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। तो एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन आया कि ये फला चीज है और उन्होंने कुछ बोला नहीं, कॉम्प्लेक्स लिख दिया, और बच्चे कहा कि पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है कि नॉन कलरलेस। तो बच्चे कह रहा यार ये मैं, या तो बच्चे जो है, क्वेश्चन 20 सेकंड का था, बच्चे ने उसको 1.5 मिनट में सॉल्व किया। क्यों, पूरे कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर उसका उस एलिमेंट को का वो लिखा, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका ऑर्बिटल बनाया, फिर देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, पेयरिंग कराया, तब आंसर बताया। लेकिन एक बच्चा हमसे बड़ा था, उसने देखा सावंत ने बताया था कि पैरामैग्नेटिक अगर है तो कलर्ड होगा, तो उसने देखा पैरामैग्नेटिक, लगाया कलर्ड, का चलो बाद में मिलते हैं, एग्जाम बाद मिलना। तो यहाँ समझ में आ गया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, मतलब यही लिख लो, मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बार एक और क्वेश्चन आया, और उस क्वेश्चन में पता है, वो तो और बड़े वाले, वो जेई वाले थे, वो चालू होते हैं, उन्होंने ये सब नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि एक कॉम्प्लेक्स है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73। क्या बोला उन्होंने, 1.73। उन्होंने पूछा ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा कि कलरलेस, कैसे आप लोग ने बताया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, देखो क्वेश्चन को करना नहीं है, तो ऐसे ही सिखा रहा हूँ कि ताकि तुम लोग को लगे कि कुछ पढ़ाना पड़, कुछ सावन पढ़ाता है, ताकि तुम लोग को लगे कुछ पढ़े हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। n ब्रैकेट में n+2, तो भैया यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तो 1, अच्छा n क्या पता था, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो वैल्यू आई थी उनकी 1.73 के आसपास आई थी, ठीक है, 1 और ब्रैकेट में 1+2 स्क्वायर रूट, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर इसी के आसपास आएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, उसका मतलब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर की कलरलेस, आ गया कि नहीं। अरे तुमको मैं बात बताऊँ, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है, जैसे 1.73, 2.46, 3.57, अरे डेसिमल वाली वैल्यू को हटा दो, जो पहली वैल्यू है वही मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.46 के आसपास। अगर 3 है, जब तुम इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, लाइक ऐसे करोगे, √3 ब्रैकेट में 3+2, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर, एवरेज आंसर आएगा 3.57, एवरेज आंसर। तो एक बार बताओ इसमें अनपेयर्ड कितने थे, आंसर आ गया, अनपेयर्ड कितने, 3, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो लिखा क्या है, कॉपर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 कलरलेस क्यों है, सो में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, Cu+1 की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो क्या होता है, आर्गन, 3d10, 4s 1 ना, 0 क्यों होगा, एक्सेप्शन है ना, एक्साइटेड स्टेट से निकल करके यहाँ आता है, ये सब पढ़ा है। अगर कॉपर +1 में होगा बेटवा, +1 में, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन, 3d10 हो जाएगा। शैल कुछ समझ में आ रहा है, यस सर, हर बड़े दबे मन से बोल रही हो, 3d10 और क्या हो गया, 4s 0, काहे छुट्टी मार लेती हो, 3d10, अगर 3d10 है तो सारे कमरे भरे कि खाली, तो सब, जब कमरे ही में एक को अनपेयर्ड है, नहीं सब पेयर्ड हैं, तो कलर की कलरलेस, आया कि नहीं आया। अच्छा बताना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, कितना होता है, 21। अब मेरी बात को समझते हैं, नोट्स बनाते रहिए भैया, मैं तो भैया आपके लिए लिख दिया हूँ, आप लिखते रहिए और समझते रहिए। स्कैंडियम, अच्छा जिंक +2, मतलब जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, 3d10, 4s 2, जिंक 0 भैया, जिंक +2। अगर मुझे जिंक +2 लिखना होगा तो यही पहले आखिरी वाले से 0 कर दूंगा, तो 3d10 का मतलब एक भी अनपेयर्ड नहीं। अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ,
स्कैंडियम, जिस किसी बच्चे को नहीं आ रहा आप तुरंत पूछे, सावंत 1 मिनट बताओ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21, तो क्या होगा आर्गन कॉमा 3d1 4s2, यही होता है 21। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, कितने निकाल दूं Sc+3, तो भैया 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से। जरा बताओ 3d 0 हो गया, जब कमरे में कोई है ही नहीं है तो पेयर की कहाँ से बात करोगे? तो कलर की कलरलेस, कलरलेस तो लिखा है भैया कि जिसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होंगे वही कलर्ड होंगे, अदरवाइज क्या होंगे कलरलेस। तो कॉपर +1 में, जिंक +2 में, स्कैंडियम +2 में। अरे टाइटेनियम में एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 का मतलब हो गया 3d4, ठीक है, और 4s2, ऐसे ही तो होगा। स्कैंडियम का तो नहीं 3d2, सॉरी माफ़ करना मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है ठीक है। SCTI VCRMNFECUNICUZN, राइट, तो ये होगा। चलो वेनेडियम V, वेनेडियम का मतलब 25, वेनेडियम सॉरी 23, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22। माफ़ करना यार, गलती हो रही है मुझसे, पता नहीं क्यों, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है भैया 23, ठीक है। अब समझिए 23 क्या 23 का मतलब 3d3 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, जो लिखा होगा वही डी में जाएगा, सबसे सिंपल। ये सब चालाकी, ये सब चीज़ें आएंगी तब जब आप क्वेश्चन को देखोगे, लगाओगे। देखो मेरे दिमाग में हमेशा, मैं कैसे बता ले रहा हूँ, मैंने देखा टाइटेनियम का 22 का मतलब आखिरी के 2, इसका मतलब डी में कितना जाएगा 2, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, तो 23 में क्या होगा भैया आखिरी में 3 डी में कितना जाएगा 3, समझ में आ गया। और 4 में कितना जाएगा 4s में हमेशा 2 जाता है, आ गया। एक बात लिखी हुई नीचे वाली बात आपको आती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके सेंट्रल मेटल के पास एक भी अनपेयर्ड होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। मैं पैरामैग्नेटिक ऐसे लिखता हूँ, और अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं होंगे, सारे पेयर्ड होंगे, तो क्या लिखूंगा डायमैग्नेटिक। नोट कर लीजिए, नोट करिए, कर लिया, ये भी बताना था। हाँ बेटा 1 सेकेंड रुक जाइए, साइड हो जा रहा है, अभी लिखो। आज हम लोग घर जाएंगे कब, जब आईसो मेरे खत्म हो जाएगा तब, इसके बाद पढ़ने। कल तो आप लोगों का बायोटेक आ रहा है, अरे बायोटेक बोला है तो दोनों यूनिट है, देखो आगे बढ़े। राइटिंग तो अच्छी है यार मेरी, समझ में भी आता है। चल पढ़ते हैं। अनायता समझ आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, D1 D2 D3 D4 D5 D7 और D9, इन सब मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मतलब डी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाए, 5, अच्छा 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा या वीक फील्ड लिगेंड लगे, चाहे स्ट्रॉन्ग लग जाए चाहे वीक, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा क्या होगा, दिखा दूं, देखो कौन सा इसमें से जो तुम बोलो एक नंबर दिखाऊंगा, क्या दिखाऊं, 5 7 9 4 4, एक बच्चे ने बोला 4, कितना बोला 4, बहुत अच्छा है, पता नहीं कौन दिमाग में आया इनके, बोला सही है इसने। देखो भैया ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है, अच्छा तुम मुझसे कह सकते हो सावंत ऐसा ना कर दो, इसको पेयर करा दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा के, क्या लगा दे, क्या लगा दे, तो पेयरिंग हो सकती है ना, हाँ या ना,
अरे मेरे बच्चे, पेयरिंग हमेशा इसी वालों की होगी, इसका मतलब इसकी पेयरिंग, तो कौन आ सकता है? सिर्फ ये वाला। आया समझ में? क्या सिखाया था? आखिरी के दो, डी एक्स वाई और डी वाई जेड, नहीं डी जेड स्क्वायर, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर सिखाया था। आया कि नहीं आया? तो देखो ना, 4 होने के बावजूद, इवन नंबर होने के बावजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई मेरी बात। तुमको आई सत्यम? पक्का? और कोई पूछ लो। कौन सा बताया? बता 7? 7 तो यार आप लोग को मना कर देना चाहिए। क्यों नहीं होता सर? 8 कौन है यार? अबे डरा का रहे भाई, तो 8 भी दिखा रहे भैया, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है सत्यम, देखो 8 भी दिखा रहा है। 8 में लिखा है अगर स्ट्रांग लगेगा तो डायामैग्नेटिक, वीक लगेगा तो पैरामैग्नेटिक। सर से ज्यादा आपको आता है। नियम एकदम सिंपल है, खुद से ट्राई करिए। 5 हो गया, ये देखो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अच्छा ये बताओ, ये आखिरी के 2 हैं, पेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना? सत्यम तुम बताओ। नहीं बेटा, नियम कुछ और है, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आखिरी क्लास में ये बताया था कि ये जो आखिरी के 2 हैं, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वही पीछे जा सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रभाव से। ठीक है, अब ये वाले को उठा करके यहाँ रख सकते हैं, तो ये वाला उठ के यहाँ से अगर यहाँ आ जाएगा तो एक भी है, एक भी बचा, सब पेयर। मैम 1 घंटा क्या बज रहा है? कौन है? आने, अरे मैम 15 मिनट। ठीक है, ठीक है, हुआ कि नहीं यहाँ तक? सत्यम आया? अगर वीक होता तो कर पाता क्या? तो कितने अनपेयर्ड होते? 2, और यहाँ पेयर हो गए, तो अब एक भी अनपेयर्ड नहीं बचे, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 2। तो ये समझ में आया 8 वाले का। 6 के खेल में भी देख लो। सर आप अपनी क्लास जा रहे हैं क्या? चलो, क्या दिक्कत है? पढ़ो। 1 2 3 4 5 और 6। देखो बताओ, पेयर्ड की अनपेयर्ड? मैंने लगाया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या लगाया? मान लो मैंने साइनाइड ले लिया 6। कितना साइनाइड? तभी तो D2sp3 चाहिए। अब बताओ, ये आखिरी के 2 हैं, इधर भी अनपेयर्ड है, ये वाला उठ के यहाँ चला आएगा और ये वाला उठ के, तो ज़रा मुझे बताइए, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, ये 0 हो गया। आया कि नहीं आया? अरे कौन बेटा पूछ रहा था? 7। ये देखो ये 7। सात वाले तो मुझे लग रहा सीख गए होंगे। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7। अब बेटा देखो, ये तुम ले आओ पीछे, अगर तुम लाओगी तो यही वाला तो ला पाओगी, ये वाला कहाँ जाएगा? तो चाहे वीक लगे चाहे स्ट्रांग लगे, पैरामैग्नेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा? आ गया? बहुत सवाल करते हो तुम, नोट करो। तुम लोग को तो एक्स्ट्रा चीज़ें सिखानी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर कुछ खास बात है। आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। आइसोमर देखो, सुनो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो कि 2 स्पेसीज जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। क्या सेम है? और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है।
क्या क्या सेम है, लेकिन उनका जो है जब उसको आप देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, तो वो बदल जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म देखो, दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। अब समझो, समझो, देखो सावन सर को देखोगे आ जाएगा। मान लो ये सोनू है, ठीक है। आज सोनू ने एक बार अपने दाहिने हाथ में घड़ी पहनी है, एक बार सोनू ने, बिल्कुल सोनू है, सब कुछ यही है, जो पहले थे वही वाले हैं, ऊंचे नीचे हो गए, बात को समझिएगा। लेकिन इस बार उन्होंने दाहिने हाथ में घड़ी पहनी है, मतलब एक, अच्छा बताओ दोनों सेम चीज सेम है क्या? हाँ, क्या बदल गया? घड़ी की पोजीशन क्या बदल गई? लेकिन इनका वजन सेम होगा कि नहीं? ये दिखने में वही है कि नहीं? मैं वही सोनू हूं, लेकिन अंतर क्या आ गया? घड़ी की पोजीशन में, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो क्या हो गई? इसको कहते हैं, ये आइसोमर हो गए। क्या? स्टीरियो आइसोमर। कैसे आइसोमर? स्टीरियो। इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, उसके बाद भी इनकी ओरिएंटेशन बदल गई। क्या बदल गई? पहले लेफ्ट साइड थे, फिर बाद में राइट साइड हो गई। एक और बात, जैसे 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 मान लो लिखा है C4H9OH, देख लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 भैया, टेट्रावैलेंसी। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6, 7, 8 और 9 और 10। जरा इसकी आईपीसी बताओ। ब्यूटेनॉल क्या है? सबको आता है? ब्यूटेनॉल। नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। अमिताभ बच्चन है इस पिक्चर के ये। दूसरा देखना, पूछ के बेटवा तुम ही गायब हो गए, वहां कहाँ देख रहे हो? देखो अब दूसरा देखो, अभी मत लिखो। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ लिख दिया OH। क्या आईपीएसी होगी? ब्यूटेन टू ऑल। क्या होगा? क्या आईपीएसी हो गई? ब्यूटेन। अपनी ही बात बोलना, तो बता रहे ब्यूटेन टू ऑल ज़्यादा सही है। 2 ब्यूटेनॉल भी सही है, लेकिन ब्यूटेन टू ऑल इज द एक्यूरेट आईपीएसी। क्यों? फॉर्मूला क्या था? लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, तो उस हिसाब से यही सबसे सही है। तो जरा देखो, अल्कोहल की पोजीशन बदल गई। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा? C4H9OH है, दोनों हैं, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है क्या? पोजीशन आइसोमर। चेन में चेन बदल जाएगी, पोजीशन में पोजीशन बदल जाएगी, जो आइसोमेरिज्म होगी वही बदल जाएगी, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप है बदल जाएगा। समझ रहे हो? जो नाम होगा वही बदल जाएगा। अब ऐसे चेन आइसोमेरिज्म होगा तो इसका नाम, इसका बन जाएगा समथिंग लाइक आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गया 4, CH3, CH3, CH, CH2OH। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। सब यहीं सीख लो, मतलब जीओसी का मतलब सीखना है, यहीं सीख ले रखे। इनऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म। हाँ, कह रहे हैं एक ही बार सब बता दीजिए। आ गया? ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन लिखो मेरे भाई। आइसोमेरिज्म क्या है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इट इज अ phenomena in which compound have same molecular formula but will have different physical and chemical property. What is physical property? किस पर बेस्ड होता है? हाँ, मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर बेस्ड होती है?
फंक्शनल ग्रुप पर। किस पर? चाहे प्रोपेनॉल होगा चाहे ब्यूटेनॉल होगा, उसकी केमिकल रिएक्शन दोनों की सेम होगी। तो कोई भी, ठीक है, चलो लिखो। नीचे एक बात लिखी हुई है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको मन करे तो लिख लीजिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो भी आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो चुका होता है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की शेयरिंग नहीं होती। तो याद रखिएगा जो भी आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि तो उस जिसमें जिसमें बॉन्ड नहीं, जिसमें डायरेक्शन नहीं, वहाँ आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। तो आयनिक कंपाउंड में जो है किसी भी तरीके का आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब NaCl की कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, राइट? आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल से मिलकर बनेगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। और ऊपर जो एग्जांपल लिखे थे अल्कोहल का कोवैलेंट कंपाउंड था। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? तो कहेंगे सर कोवैलेंट कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है। देखा ना, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बॉन्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, तो कोई ज्योमेट्री डिसाइड करता है, इसलिए वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। मतलब उस, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड का फिक्स शेप होता है। क्या होता है? यही रीजन है कि डायमंड का शेप होता है। आगे बढ़े, हाँ या ना? चलो, तो ये देखो, इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है CuNH3 का होल्ड है Cl2। इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिर्फ ये पॉइंट लिखना था पहला वाला, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आता ही है। ऐसे लिख सकते हो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल, तो एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, बस ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल और यहाँ पर आइसोमेरिज्म नहीं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट दोनों में लिख लेना। तो डायरेक्शनल बॉन्ड और क्या होगा? आइसोमेरिज्म पॉसिबल। बस चालाकी से लिखिए, जो चीज़ नहीं लिखना वो भी लिखना चाहो तो लिख लो, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखो आइसोमेरिज्म कितने तरीके की होती है। अब देखो आपके सिलेबस में कुछ कम है, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है ताकि आपको हमेशा आ जाए, मतलब हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपके में दो चीज़ें ऐड करी हैं, एक मैंने लिगेंड आइसोमेरिज्म ऐड किया और एक मैंने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ऐड किया है। आपके सिलेबस में 1 2 3 4 है, लेकिन मैंने ये भी ऐड किया, क्वेश्चन आए हुए हैं, आप कर लोगे। तो हेडिंग डालिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पांचवा लिगेंड आइसोमेरिज्म, और छठा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। आपकी बुक में सिर्फ इतने ही पूछे जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लिखिए आइसोमेरिज्म दो तरीके का, स्ट्रक्चरल, बेटा बात मत करो, पढ़ लो। हो गया? जल्दी करो बेटा। हो गया?
चलो अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब एक बात लिखी हुई है, जैसे आपने आपको एक जो है ये एग्जांपल दे दिया, क्या दे दिया, और कहा इसको पानी में डालो, तो हो सकता है आपको इस तरीके से हो, कॉम्प्लेक्स इस तरीके का हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स दो तरीके का हो सकता है, CONH3 का होल 5 BrSO4। तो ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है CONH3 का होल 5 Br और SO4, और एक बार कॉम्प्लेक्स इस तरीके का हो सकता है CONH3 का होल 5 SO4 और Br। अब जरा बताना मुझे, अगर इसको पानी में डालूंगा तो कौन सा आयन निकलेगा? सल्फेट आयन, और ये यही होगा ना। और अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? ब्रोमाइड आयन। और जो आयन निकले दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? वजन भी सेम है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या आया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ वो बदल गए। एक बार ब्रोमीन चला गया, एक बार सल्फेट। तो एक बार ये टेस्ट देगा सल्फेट आयन का, सल्फर का टेस्ट देगा, और एक बार ये किसका देगा? हेलोजन का टेस्ट, ब्रोमीन का टेस्ट। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है कि जो आयन है वो बदल गया। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो, कंपाउंड विच हैव डिफरेंट आयन ऑन आयोनाइजेशन इन अ सॉल्यूशन इवन दे हैव सेम कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, जो एग्जाम देने जा रहे हैं नीट का वो या जेई का, वो ऐसे लिखें, बस ये वाली लाइन लिखने के बाद भूल जाएं। क्या लिखोगे 10 बार? अरे ऐसे कंपाउंड जिसमें अलग अलग आयनाइजेशन पर दिखे। जाहिर सी बात है, एक ही आइसोमर है तो सब कुछ सेम होगा ना, ज़्यादा लिखने से थोड़ा कुछ बदल जाएगा। इन अ सॉल्यूशन और इवन दे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बोर्ड्स वाले हैं वो पूरा लिख लें, ठीक है, क्योंकि उनको डेफिनेशन भी आ सकती है। ये एग्जांपल लिख लीजिए, और ऐसे इसमें पानी ऐसे एरो बना करके वाटर लिख लीजिए। एक बार ये लिख लीजिए और एक बार ये लिख लीजिए। देख रहे हो, एक बार ये बेरियम सल्फेट के साथ टेस्ट दे रहा है, और एक बार ये बेरियम क्लोराइड के साथ टेस्ट दे रहा है, और एक बार ये किसके साथ दे रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ दे रहा है। जब ब्रोमीन होगा तो सिल्वर नाइट्रेट वाला पॉजिटिव होगा, और जब सल्फर होगा तो बेरियम क्लोराइड वाला टेस्ट पॉसिबल होगा। समझ में आ गया? 2-3 एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। नहीं, यही सेशन चलेगा बेटा, नोट करिए। चलें आगे बढ़ें। अच्छा एग्जांपल है ये वाला, ये देखो, 2 क्लोरीन बाहर, और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन अंदर 1 ब्रोमीन बाहर। हमने ये वाले ब्रोमीन को अंदर लिया और 1 क्लोरीन को बाहर कर दिया। ये देखो आया, अच्छा क्वेश्चन था। देखो Cl2Br2, तो दोनों ब्रोमीन अंदर कर दिया, दोनों क्लोरीन बाहर कर दिया। अगर 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन बाहर होता, 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन अंदर होता, तब तो दोनों का टेस्ट होता, तब वो आयनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो इसी वाले एग्जांपल में अगर ऐसा हो जाए PdNH3 का होल 4 Cl Br, और ऐसे लिखा हो Cl और Br, तब ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो क्लोरीन का भी टेस्ट दे रहा है और ब्रोमीन का भी, है ना, दोनों आयन बन रहे हैं, तो क्या मतलब है फिर? चलिए हेडिंग डालिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो आपको मतलब जिसको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है वो लिखे, जिसको नहीं लिखनी है तो ये लिखे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन देता है? ऐसे लिगेंड जो एम्बीडेंटेट हैं,
लाइक SCN माइनस NCS माइनस, एक होता है CN माइनस साइनाइड आइसोसाइनाइड, याद है? हाँ, NO2, ठीक है, नाइट्रो N नाइट्रो O, जैसे ONO और NO2, अगर ये बना रहा है और ये बना रहा है तो ये दोनों, ये कहलाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाएगा? एक बार नाइट्रोजन बना रहा है, एक बार ऑक्सीजन बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन बना रहा है, दोनों में क्षमता है लेकिन एक बार में एक ही बनाएगा। क्या दोनों मतलब दो दो जो है, दोनों जो एलिमेंट है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही बनाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये यही बात लिखी हुई है, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग एविडेंट लिंकेज। तो लिखे, ये खाली इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बाद भी एक बात लिखी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस यही पॉइंट लिख लेना, काम हो जाएगा। तो लिख लो, खाली यहाँ से लिख लो, यहाँ से हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिख सकते हो? m डॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा कि नाइट्रोजन बनाएगा, यही बदल जाता है। सेंट्रल मेटल के साथ कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो जरा, यहाँ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर किसने बॉन्ड बनाया? तो कह रहे सर यहाँ पर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म, इसका एग्जांपल है CrNH3 का होल 5 NO2SO4। इसके बाद दूसरा एग्जांपल CrNH3 का होल 5 ONO SO4। मुझे लगता है बात से ही तुमको समझ में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है और यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक एग्जाम्पल ये लिख लो, एक एग्जाम्पल चाहो स्ट्रक्चर के साथ लिख लो, या तो ऐसा लिख सकते हो CONH3 का होल 5 ONO+2 और एंड CONH3 का होल 5 NO2+3 +3 है, +2 नहीं है, +3 नहीं +2 ही है, चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, +2 चार्ज। सही है, अभी सही है, +2 लिखा है। सॉरी, माफ कीजिएगा। कलर चाहो तो लिख लो, एक येलो कलर का है, एक रेड कलर का। समझ में आ गया? ये लिख लो, ये लिख लो, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना काम है। टाइम क्या हो रहा है बच्चों? क्या 6:10? बहुत टाइम है, 6:10। 5 बजे के बाद क्लास शुरू हुई। 5 बजे शुरू हुआ तो कुछ वो भी जोड़ोगे? छोटे समोसे की महक आ रही है, आप लोग को आ रही है क्या? आगे बढ़े। ऐसा क्यों लग रहा है सर, पार्टी देने वाली? 5 मिनट और रुके तो ऑर्डर आ रहा है। सर वैसे आपने प्रसाद नहीं खिलाया था? मुझे याद है, समोसे की शॉप पे आ जाएगा, मुझे याद है, मैं जरूर खिलाऊंगा। थोड़ा सा टाइम निकले, चलो ये लिखो, मैं जरूर खिलाऊंगा। सॉल्वेट आइसो, पक्का। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल तरीके की, वही पुरानी जो है, आप कह सकते हो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक छोटा सा टाइप है, ठीक है। अब सॉरी, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कौन सी आइसोमेरिज्म का? लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है जिसमें पानी का पोजीशन चेंज होता है। अब जो ये आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ये इसमें क्या होता है भैया? तो कहेंगे सर ब्रैकेट के अंदर पानी के नंबर और ब्रैकेट के बाहर बदलते रहते हैं। क्या बदलते हैं? देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 6 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 5 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 है। अब एक बात समझिए कि जो पानी है, क्या
जो पानी है वो दो तरीके का बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स के साथ। कितने तरीके का? एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा है क्रिस्टलाइन फॉर्म। किस फॉर्म में? मतलब पानी जो है मॉलिक्यूल की सरफेस पर, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल की सरफेस पर क्या करके एडजॉर्ब हो जाता है, क्या जाता है? चिपक जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन किसी तरीके का बॉन्ड बनाता है क्या? जैसे आपके घर के बाहर कोई आके बैठ जाए तो आपके घर का मालिक हो गया क्या? कि रिश्तेदार हो गया? बस भैया जाओ यहाँ से तो चले जाएगा। एक फिजिकल बॉन्ड है, खाली खाली जगह देखा बैठ गया। हाँ, तो यही है, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? तो एक शब्द होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सुना है? जैसे जैसे मान लो CuSO4.5H2O लिखा है, सब सुना होगा। इसमें एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, तो सरफेस पे आके चिपका रहता है। कहीं पर भी डॉट लग जाए, क्या लग जाए? डॉट। इसका मतलब वो कोई बॉन्ड नहीं बनाया, खाली सरफेस पे आकर के चिपका है। तो लिखिए, इस आइसोमेरिज्म में पहली बात तो दो तरीके का वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक लिगेंड और एक क्रिस्टलाइन, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हो जिसको नहीं समझ में आए। क्या लिख सकते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बात आती है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में होता क्या है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इस वाले में एक भी बाहर नहीं है, इस वाले में एक बाहर, इस वाले में दो बाहर है। तो जरा देखो ना, वंदना मैम बच्चों ने प्रॉमिस किया था 7 बजे के लिए। ठीक है, बस खाने पीने के थोड़ा उसके लिए मुझे पहले छोटे समोसे को खरीदना पड़ेगा। हाँ, फिर शाम को बैठना पड़ेगा बनाए। चलिए ये करिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखो देखो भैया, एग्जाम्पल लिख लो, ये NCERT का एग्जाम्पल है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट वाला क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग, उसी पर बेस्ड है। देखो 3 क्लोरीन बाहर है तो 3 सिल्वर क्लोराइड बनेगा, याद है? किया था। जो चालाक बच्चे हैं उनको पता होगा। अरे यार, 3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर रख दें, AgNO3 कर दें तो कितना क्लोरीन बाहर है? 3। तो कितना AgCl बनेगा? एक बार किए हैं हम लोग कुछ दिन पहले। यहाँ 2 क्लोरीन है तो कितना बनेगा? 2 AgCl। और यहाँ पर 1 है तो कितना AgCl? 1। हो गया वाला? हो गया नोट? ये सब तो एडवांस बात है, मतलब मन करे तो लिख लो। अरे बताओ। डन। चलिए, लिखा, एक बात लिखी है, इनमें जो एनायन है वो पानी के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या लिखा हो रहा है? लिख लो यही बात स्टार बना के। एनायन एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। देखो देखो, खाली ये पॉइंट लिख लो, एनायन एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू पानी। एनायन एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एनायन या, अच्छा वहाँ पे हेलोजन है, कोई जरूरी नहीं हर बार हेलोजन है। किसको किसको गुस्सा आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो छोड़ देंगे। ठीक है, पढ़ो। मज़ा आ रही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब समझ में आना सोनू बंद कर दे तो तुम यहीं लेट जाना। थोड़ी देर बाद हेड डाउन के बाद आराम हो जाएगा, फिर बैठ जाना, पढ़ लेंगे फिर डॉक्टर होने के बाद। चले, चलो ये लिखो, ये पॉइंट लिखो, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिसमें जो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो? तो अरे यार यही वाली IPSC तो सिखानी थी। 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, देखो है ना मजेदार?
ठीक है, ठीक है, ये वाली आईपीसी भी सिखानी है। पहले ये लिखिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लिखिए शोन बाय द कॉम्प्लेक्स हैविंग टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद डिफरेंट सेंट्रल मेटल। अब देखो जरा, इसमें कॉपर है और इसमें प्लेटिनम है, यहाँ प्लेटिनम, यहाँ कॉपर, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम, यहाँ कोबाल्ट। ऐसे भी जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दोनों सेंट्रल मेटल सेम हो। ठीक है, मतलब अगर यहाँ कॉपर है तो यहाँ भी कॉपर हो सकता है, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो वो वाले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, नोट करो। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर अमोनिया 4 था कॉपर के साथ, और इस वाले केस में देखो, और यहाँ पर प्लेटिनम के साथ कौन था, क्लोरीन। ये जितने चारों क्लोरीन हैं ये कॉपर के साथ चले गए, और ये चारों अमोनिया किसके साथ आ गए, प्लेटिनम के। जरा देखो, यही तो है, यही तो है। तो क्या लिखा है, आइसोमर इंटरचेंज दियर लिगेंड विद ईच अदर। आया, दिख रहा है, नोट करिए। डन। अच्छा देखिए कितना टाइम हो गया, अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा होगा तो मैं क्लास जो है 1 घंटा 30 मिनट एग्जैक्ट। हाँ, तुम लोग की किस्मत। 2 ही सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा 30 मिनट 2 सेकेंड, बताओ। चलो लिख लो, जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब इसमें कुछ बचा नहीं है।